हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मेरा नाम डॉक्टर निशांत दास है। मैं केईएम हॉस्पिटल मुंबई में एज ए साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ इन द डी एडिक्शन डिपार्टमेंट। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आप लोगों से फेसबुक के ज़रिए कनेक्ट हुआ हूँ, विच इज़ मेंस मेंटल हेल्थ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका, ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ज़रिए मैं आप सबसे इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है। पहले हमको ये जानना चाहिए कि कोई भी बीमारी, चाहे वो फिज़िकल बीमारी हो या मेंटल इलनेस हो, ज़रूरी होता है टाइम से उसको रिकग्नाइज करना, डायग्नोज करना और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना, ताकि वो बढ़े नहीं। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जो चैलेंज एसोसिएटेड है वो है कि फिज़िकल बीमारियां इजीली दिख जाते हैं हमको, तो हम टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बट मेंटल इलनेसेस काफ़ी हद तक पेशेंट के अंदर ही रहता है, वो अकेले सफ़र करते रहते हैं जब तक वो बढ़ के सीवियर ना हो जाए, और तब जाके हम ट्रीटमेंट लेने का सोचते हैं। हमको अवेयरनेस इस बारे में बढ़ाना है ताकि हम मेंटल इलनेसेस को जल्दी पहचान सके, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले सके और हेल्दी लाइफ जी सके, ताकि उससे कोई डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट हमको ना हो। तो आज हम मेंस मेंटल हेल्थ पे क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे है, और नवंबर मंथ हेल्थ केयर सेक्टर में यूटिलाइज किया जाता है मेंस हेल्थ को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। काफ़ी कभार मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे लोगों में ऐसा होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। ये सोच भी रहता है कि अगर हम अपने तकलीफ़ों के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो हमको कमज़ोर समझेंगे, तो हम अंदर ही अंदर सफ़र करते रहते हैं, स्पेशली मेन। तो ये उनको मदद नहीं मिल पाती टाइम से और बीमारी बढ़ती जाती है। इस बारे में डिस्कस करना, ओपनली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेन भी सही टाइम से केयर ले सके, ट्रीटमेंट ले सके और रिकवर हो सके। हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे अभी। आज हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा क्या डिस्कस करेंगे, मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पुरुषों में कौन से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, मेंस मेंटल हेल्थ को लेके क्या क्या मिथ है, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फैक्चुअल रियलिटी में क्या होता है, सही में क्या रहता है। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे कोपिंग हैबिट्स के बारे में, जो अनहेल्दी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और किस वक्त हमको प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत पड़ती है या हमको प्रोफेशनल के पास मदद के लिए जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल। मेंटल हेल्थ सबके लिए सेम है, ये कोई उम्र का या लिंग का भेदभाव नहीं करता। इंडिया में 2016 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसमें ये देखा गया था कि करंट सिचुएशन में 10 में से एक इंडियन को, दैट इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन को मेंटल इलनेस हो रखा है, या वो लोग करेंटली मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। और ये भी देखा गया था कि हर 10 अफेक्टेड लोगों में या 10 मेंटली इल लोगों में
से सिर्फ 2 लोग ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट गैप है वो 80% है। 80% मेंटली इल लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उस सर्वे में ये भी देखा गया था कि जितने मेंटली इल लोग हैं, मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे लोग हैं, उसमें 65% लोग मेन है या पुरुष है और बाकी 35 फीमेल्स हैं। तो अभी हम बात करेंगे कौन से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। सबसे पहले है डिप्रेशन, जो कि आप लोगों ने काफ़ी कभार सुना रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बोथ मेन एंड वीमेन। डिप्रेशन या उदासीनता जिसको बोलते हैं, उदास रहना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, पसीना आता है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, हमारी तबीयत बिगड़ रही है, डेथ होने वाला है, ऐसी सोच आते हैं। तीसरा और बहुत मेजर प्रॉब्लम है एडिक्शन या व्यसन या नशे की बीमारी, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो या निकोटीन या टोबैको का एडिक्शन हो या फिर दूसरे इलीगल ड्रग्स का एडिक्शन हो। और जो नए एडिक्शंस है जैसे इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हैं। बॉडी इमेज इश्यूज, हम यूजुअली सोचते हैं कि बॉडी इमेज इश्यूज शायद ज़्यादातर विमेन फेस करते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि मेन डू नॉट गो थ्रू बॉडी इमेज इश्यूज। उनको भी उतना ही ये प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। और सोशल मीडिया इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है आजकल, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐप्स देखे होंगे जिसके थ्रू हम एक आइडियल बॉडी शेप या बॉडी कलर को ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप में वो चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने बॉडी को वो खुद ही डीमोरलाइज हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स को लेके, या फिर कॉन्शियस हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर हम आते हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट में। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा आपके जान पहचान के लोगों में जो अपने वर्क प्लेस के टॉक्सिसिटी को लेके या अपने सीनियर्स या कोलीग्स के टॉक्सिक व्यवहार को लेके कंप्लेन करते होंगे आपके साथ, आपको बताते होंगे। ये काफ़ी कॉमन है, ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है जिसको हम निग्लेक्ट कर जाते हैं। वर्क प्लेस पे जो प्रेशर बनता है परफॉर्मेंस का, या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस के प्रेशर को लेके ही नहीं, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मान लीजिए रेसिज्म हो गया या बॉडी शेमिंग हो गया, जिसके वजह से एक इंसान हरास हो सकता है मेंटली। और इवन सेक्सुअल हरासमेंट कैन ऑल्सो बी सीन वर्क प्लेसेस में, जिसके बारे में काफ़ी कभार लोग बात करने से संकोच करते हैं। स्टिग्मा हो जाएगा या फिर काम से निकाले जा सकते हैं, इस डर को लेके वो लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करते। घर से प्रेशर, ज़्यादा पैसे इनकम करने का क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, या फिर काम का प्रेशर कि ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव होना चाहिए। ये एक प्रेशर भी बहुत सारे मेंटल इलनेसेस का ट्रिगर बन सकता है। फिर आते हैं स्लीप के प्रॉब्लम्स, चाहे वो कम स्लीप हो या ज़्यादा स्लीप हो, नींद देर से आना, कम देर के लिए आना, या फिर जल्दी जग जाना, ऐसा लगे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, तो इससे भी काफ़ी कभार हमारा मेंटल स्टेट डाउन हो जाता है। और काफ़ी सारे मेंटल प्रॉब्लम्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली बढ़ सकते हैं, जैसे बीपी की बीमारी हो सकती है या फिर हेडेक वगैरह हो सकता है। लास्टली हम एक कॉमन
येट नॉट वेरी ओपनली डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल अब्यूज। हम यूजुअली सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें विमेन फेस करते हैं, बट ऐसा ऑब्वियसली है, ज़्यादा है विमेन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेन इस चीज़ को फेस नहीं करते। सेक्सुअल अब्यूज, असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस मेन में भी देखा जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम हद तक रिपोर्ट होते हैं। ऑफिशियल्स नंबर्स में वो काफ़ी कम डिस्प्ले होता है, क्योंकि बहुत लोग चुप रह जाते हैं, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, ये सोच के कि उनके बारे में क्या बोला जाएगा, उनको कमज़ोर माना जाएगा, उनको वीक माना जाएगा। फिर हम बात करेंगे कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड मिथ्स के बारे में, और उसका सही फैक्ट क्या है उस बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला मिथ है कि मेन आर लेस इमोशनल। हम काफ़ी कभार ऐसे सोचते हैं कि इमोशंस तो औरतें ज़्यादा दिखाती है, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मेन को ज़्यादा इमोशंस नहीं आते हैं, लेकिन ये गलत है। इमोशंस तो सबके लिए यूनिवर्सल है, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो। बचपन से ही एज अ स्मॉल बॉय और अ गर्ल इमोशंस उतना ही रहता है, लेकिन सोसाइटी हमको ऐसे कंडीशन कर देती है कि हम इमोशंस को प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मेन लड़कों को बहुत ही कम उम्र से बोला जाता है कि रोना नहीं है, दुख एक्सप्रेस करने से मना किया जाता है, सैडनेस एक्सप्रेस करने से मना किया जाता है, जिसका इफेक्ट आगे जाके एडल्टहुड में दिखता है कि मेन आदमी अपने प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादा वोकल नहीं होते, वो बात नहीं करते इजीली, वो ओपन अप नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और ये आगे जाके एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या भी कोई एडिक्शन, अल्कोहल हो चाहे निकोटिन एडिक्शन हो, उसमें कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो इमोशनल पेन है वो वेंटरिंग आउट सही तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा है कि मेन रिकवर ऑन देयर ओन। ऐसा काफ़ी सोचा जाता है कि मेन स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो खुद से ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए उनसे उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार चल रहे हैं, उस बारे में घर वाले कम बात करते हैं, उस बारे में बातचीत कम होती है, वो भी इजीली ओपन अप नहीं होते, और घर वाले भी उस पर स्ट्रेस नहीं देते ज़्यादा, ये सोच के कि ठीक हो जाएंगे, दे विल मूव ऑन। लेकिन प्रॉब्लम इस सोच को लेके प्रॉब्लम ये है कि इस एटीट्यूड की वजह से टाइम पे, सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता, और सिवियरिटी बढ़ जाता है इलनेस का। काफ़ी कभार ये बोला जाता है कि मेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, काम को लेके बिजी रहते हैं, एंड फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं देते, या फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहते हैं वो। ये भी सच नहीं है, क्योंकि मेन भी चाहते हैं अपनी फैमिली को टाइम देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होना, लेकिन जो उन पे प्रेशर रहता है फैमिली के लिए अर्न करना, उसको सस्टेन करना, महंगाई को डील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करना, उसमें वो प्रेशर में आके ज़्यादा काम पे फोकस करने लग जाते हैं, और अपने फैमिली टाइम को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, जिसके वजह से फैमिली मेम्बर्स में एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है, एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है, एक फादर और उनके बच्चों में। फिर काफ़ी कभार ऐसा बोला जाता है जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी के बीमारी से गुजर रहे हैं वो लोग, उनको वीक माना जाता है, उनको ये सोचा जाता है कि वो मानसिक तौर पे कमज़ोर है, इसलिए उनको ये तकलीफ हो रहा है, जो कि सही नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी मेडिकल डिसऑर्डर्स है जो ब्रेन के केमिकल्स से रिलेटेड होते हैं। हालांकि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं,
लेकिन ये कोई वीक या स्ट्रॉन्ग इंसान को टारगेट करके होता नहीं है। किसी भी ऑफिस में आप जाके देख लेंगे तो ऑफिस बॉय से लेके कंपनी के ओनर तक किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसका आपके फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ या वीकनेस से कोई लेना देना नहीं रहता। एक और मिथ है कि मेन डू नॉट फेस अब्यूज एंड हरासमेंट, जो कि सच नहीं है। दे आर वेरी लेस रिपोर्टेड, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि वो कितना अब्यूज, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, वर्बल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो या सेक्सुअल अब्यूज हो या हरासमेंट हो, फेस करते हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में उसको जस्टिस के लिए रिपोर्ट नहीं करते। ऑफिसेस में उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करते। बहुत अंडर रिपोर्टेड सिचुएशन है ये, और जिस वजह से इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। एक मिथ ऐसा है कि मेन विथ मेंटल इलनेस आर वायलेंट। हमको काफ़ी कॉमनली ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मानसिक बीमारी है वो ऐसे मारधार करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं या गंदे तरीके से रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं। ये हमारा कॉमन नोशन है, कॉमन कॉन्सेप्ट है मेंटल इलनेस को लेके। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी पेशेंट्स को सामने से क्वेश्चन किया कि क्या लगता है मानसिक बीमारी क्या होते हैं, तो ज़्यादातर मुझे ये रिप्लाई मिलता है कि हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमें तो कोई मानसिक बीमारी नहीं है, मैं आपसे ठीक ठाक बात कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक बैठा हूँ। उनको ये लगता है कि जब तक कोई वायलेंस नहीं दिखाता इंसान, तब तक वो मेंटली इल नहीं हो सकता। हालांकि वो काफ़ी सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं या काफ़ी सीवियर एंजाइटी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प मेक्स यू वीक मीन्स यू आर वीक, ये भी एक मिथ है। हेल्प मांगने से कोई इंसान कमज़ोर नहीं कहलाता, रादर हेल्प मांगने से आप एक हेल्दियर इंसान होने के तरफ अपना जर्नी शुरू कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे कोपिंग हैबिट्स के बारे में। कोई भी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब भी आता हो, हम उसके साथ कैसे डील करते हैं उसको हम कोपिंग कहते हैं। कोपिंग हैबिट्स हेल्दी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कोपिंग हैबिट्स हमारे मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे ज़िंदगी में आता है तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा गुस्से वाला होता है, फ्रस्ट्रेशन वाला होता है। फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है, लेकिन गुस्सा आने पे उसको लेट आउट करना, गुस्से में वायलेंट हो जाना या गुस्से में किसी को बुरा भला बोल देना, वो एक अनहेल्दी कोपिंग हैबिट है, क्योंकि इसका असर यूजुअली फैमिली वालों पे पड़ता है। ऑफिस का सारा फ्रस्ट्रेशन यूजुअली घर आके वो डिस्प्लेस हो जाता है बच्चों पे या माँ बाप पे या फिर आपके पार्टनर पे। तो ये एक अनहेल्दी कोपिंग हैबिट है। उसके अलावा बहुत कॉमनली देखा जाता है कि स्ट्रेस से जूझने के लिए लोग अल्कोहल, सिगरेट्स या कोई दूसरे नशीले पदार्थ का सहारा लेते हैं, जो कि एक्चुअली आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। बहुत सारे लोग एंजाइटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खाना ज़्यादा खा लेते हैं, बिंज ईटिंग कर लेते हैं। बिंज ईटिंग मतलब बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेरीली उस टाइम पे थोड़ा रिलीफ मिलता है। ज़्यादातर लोग स्वीट खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत एंजाइटी में टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके हेल्थ पे गिरता है, जो कि अनहेल्दी होता है। हम काफ़ी कभार इंटरनेट पे देखते हैं कि लोग अपना स्ट्रेस कम करने के लिए शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, जिसको हम रिटेल थेरेपी बोलते हैं।
लेकिन ये एक्चुअली एक अनहेल्दी कोपिंग हैबिट है, बिकॉज ये आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके फाइनेंसेस पे इफेक्ट करता है, और ये सिर्फ एक टेम्परेरीली आपको रिलीफ देने वाला सिचुएशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आपके फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कुछ लोग रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज कर जाते हैं स्ट्रेस से जूझने के लिए, जैसे जुआ खेलना, गैम्बलिंग इज़ अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर। काफ़ी कभार लोग बहुत लॉन्ग राइड्स पे चले जाते हैं बाइक पे विदाउट हेलमेट्स, बहुत स्पीड पे, क्योंकि उनको वो थ्रिल महसूस होता है जो कि एक्चुअली रिस्की रहता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को लेके, या फिर सीरियस हेड इंजरीज वगैरह हो सकते हैं अगर कोई दुर्घटना घट गई तो। उसके अलावा रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ, या फिर जो लोग एडिक्शन करते हैं, ऐसे इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं नशे में, उनको डिसीजन, उनको सही गलत का जजमेंट नहीं रहता, तो वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेसेस हो सकते हैं। इसका ऑपोजिट भी अनहेल्दी है, जो कि है नेग्लेक्ट ऑफ रिक्रिएशन। आपके काम के साथ साथ आपका रिलैक्सेशन भी उतना ही ज़रूरी रहता है, और अगर आप अपने रिलैक्सेशन टाइम को नेग्लेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो ये आपके मानसिक संतुलन पे इसका असर गिरेगा, मेंटल एग्जॉशन आएगा, आप थके थके नज़र आएंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है आजकल के ज़माने में, वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हम बोर्डम से जूझने के लिए, स्ट्रेस से जूझने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये एक अच्छा मीडियम है लोगों से कनेक्ट करने का, लेकिन अगर आप उसमें हद से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपकी एंजाइटी बढ़ती हो या आपको स्ट्रेस मिलता हो, तो वो अनहेल्दी बन जाता है उस वक्त। फिर हम डिस्कस करेंगे अभी कि एक हेल्दी माइंड के लिए, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है स्लीप। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप अपना स्लीप इम्प्रूव कर सकें। पहली बात तो आप जिस रूम में सोते हैं उसका एम्बियंस, जब आप सोने जाते हो आप इंश्योर कीजिए कि आस पड़ोस में आवाज़ कम से कम हो, एक साइलेंट एनवायरनमेंट मिल सके आपको, लाइट्स डिम हो, या जैसे आप प्रेफर करते हो कंप्लीट अंधेरा भी कोई कोई लोग प्रेफर करते हैं। लाइट कम होनी चाहिए, आवाज़ कम होनी चाहिए, शोर शराबा कम होना चाहिए, ऐसा एक एम्बियंस क्रिएट होना चाहिए जब आप सोने जा रहे हों। लेट इवनिंग्स, जैसे डिनर के आसपास आपको चाय, कॉफ़ी, निकोटीन वाले सब्सटेंस जैसे सिगरेट, बीड़ी, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। गुटखा, तंबाकू ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग एजेंट्स रहते हैं, ये हमारे दिमाग को सोने से इनहिबिट करते हैं, ये हमको नींद आने देता नहीं है, ज़्यादा एक्टिव कर देता है माइंड को। फिर ज़रूरी है हमको थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना, अनवाइंडिंग के लिए। दिन भर का जो स्ट्रेस है, हम उस स्ट्रेस को हम अगर डिनर के बाद थोड़े टाइम, आधे घंटे के लिए ही सही, हम बैठ के अनवाइंड कर सके कि क्या हुआ दिन भर में, ये चीज़ें अच्छी हुई, ये चीज़ें गलत हुई, जो गलत हुआ उनको भूलने की कोशिश करना, जो अच्छी हुई उनके लिए ग्रेटफुल होना। ये अनवाइंडिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है दिमाग को शांत करने के लिए। आपके ब्रेन को हम एक फैक्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे दिन भर वो मशीन चलता रहता है, और जब आप सोने वाले होते हो तो वो मशीन को ठंडा होना ज़रूरी रहता है, तो वो अनवाइंडिंग पीरियड बहुत ज़रूरी रहता है। एक फिक्स्ड वेकिंग अप टाइम बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि अगर आप एक फिक्स टाइम पे सवेरे उठें तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है स्लीप के लिए उस हिसाब से सेट हो जाता है, आपको नींद एक पर्टिकुलर टाइम पे आना शुरू हो जाता है। और रात के टाइम पे सोने से पहले स्क्रीन टाइम
अवॉइड करना चाहिए, जैसे मोबाइल या लैपटॉप या कोई टेलीविज़न जिससे वो यूवी लाइट आंखों में जाता है, वो हमको लिमिट करना चाहिए या कम करना चाहिए, हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट फूड के बारे में, हमारे डाइट के बारे में। हमको कौन सी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, कौन सी नहीं करने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए, ताकि एक हमारा हेल्थ फिजिकल एज वेल एज मेंटल मेंटेन हो सके। फास्ट फूड या जंक फूड आप लोग सब जानते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है बहुत ज़्यादा। ये तली हुई चीज़ें जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, डिप्रेशन बढ़ाता है सॉरी, डिप्रेशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बीमारियां, बीपी की बीमारियां, ये सब बढ़ा सकते हैं। रादर हमको डाइट में नेचुरल फैट्स इंक्लूड करना चाहिए। नेचुरल फैट दूध वगैरह से आता है, जो कि हमारे हो गए बटर, घी फिर हमारे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स से जो ऑयल, जिसमें ऑयल कंटेंट रहता है, फैट कंटेंट रहता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग फिश ऑयल अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और होल ग्रेन जो होता है हमें इंक्लूड करना चाहिए। पॉलिश्ड ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें कम रहता है, वो पॉलिशिंग के दौरान उड़ जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होते हैं हमारे दिमाग के केमिकल्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे बीमारियां ना हो। हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा नमकीन चीज़ें या ज़्यादा मीठे चीज़ों को कट डाउन करने के लिए। शुगर स्पेशली इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है शरीर में, और इन्फ्लेमेशन से मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन, एंजाइटी के जैसे बीमारियां ज़्यादा होती हैं, रिस्क ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा फिजिकल बीमारी जैसे डायबिटीज़ वगैरह भी बढ़ सकते हैं। हमको चाय, कॉफ़ी का प्रमाण भी कम रखना चाहिए अपने डाइट में। हमको उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। अल्कोहल भी जो लोग लेते हैं उसको भी कम से कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, या फिर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। फिर बहुत ज़रूरी रहता है हमारे फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज। हमको अगर शुरू करना है आज से, तो हमें एकदम छोटे अचीवेबल गोल्स रखने चाहिए। कम टाइम वाले एक्सरसाइजेस या कम एग्जॉस्शन वाले एक्सरसाइजेस से शुरू करना चाहिए। एक दिन अचानक मोटिवेट होके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया तो हफ्ते के 3-4 दिन रेस्ट करने में चले जाते हैं, जो कि प्रोडक्टिव नहीं रहता है। इसलिए हमें स्मॉल अचीवेबल गोल्स रखने चाहिए। दिन के दौरान जब आप ऑफिस में रहते हो, वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट करना अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप अपनी कुर्सी से उठ के थोड़ा बहुत वॉक कर लें या स्टेप्स चढ़ लें, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो जाता है। एक्सरसाइज के लिए अगर मोटिवेशन आपको नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो आपको मोटिवेट करे जब आपका मोटिवेशन लो हो, और या फिर आप उनको मोटिवेट कर सके जब उनका मोटिवेशन लो हो। और इसके ज़रिए आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी रेगुलरिटी इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज के लिए। खुद को रिवॉर्ड्स दीजिए। अगर आपने अच्छे से अपना गोल अचीव कर लिया हो 1 महीने का या 6 महीने का, तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए अपने हिसाब से। वो रिवॉर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिंज ईट कर लिया, लेकिन एक खुद को प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना अच्छा रहता है, वो हैबिट लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आता है रिक्रिएशन, जो हम रिलैक्स करने के लिए खुद के लिए टाइम निकालते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल के काम के प्रेशर की कोई सीमा नहीं है। वो जितना एंगेज करोगे आप, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा।
लेकिन उस चीज़ को मेंटेन, आपके एनर्जी, आपके स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स भी करें, रिक्रिएट भी करें। तो हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दिन आप अपने पसंदीदा हॉबीज़ में एंगेज हो जाइए। किसी किसी को अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो संडे के मॉर्निंग में वो अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं, गेम ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल। या फिर जिसको म्यूज़िक वगैरह पसंद है, जिसको आर्ट पसंद है, एटलीस्ट वीकेंड के टाइम पे या हॉलीडे के टाइम पे या फ्री टाइम पे उन हॉबीज़ में एंगेज होना चाहिए। फैमिली को क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करना चाहिए हर रोज़, ताकि फैमिली को ये ना लगे कि आप उनसे डिस्टेंट हो गए हैं, आप ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन जो है फैमिली मेंबर्स के साथ वो बेहतर हो सके, ताकि जब आप किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे होते हैं तो वो आपको सपोर्ट कर सके। अगर आप टीवी देख के रिलैक्स कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ वी इंडियंस डू, तो आप टेलीविज़न में लाइट हार्टेड शोज़ देख सकते हैं जिससे आपकी एंजाइटी ना बढ़े। जैसे हल्का फुल्का कॉमेडी हो गया या कोई अच्छी मूवी हो गई, वो आप देख सकते हैं। अपने क्रिएटिविटी को एक रिलीज़ देने के लिए कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको शायद कुछ टैलेंट्स आपके बचपन में रह गया होगा जो आपके लाइफ में काम के वजह से या पढ़ाई के वजह से छूट गया रहेगा, तो वो आप उसको वापस से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपको एक रिलीज मिल सके, एक वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक रिलीज मिल सके, आपको मन हल्का लग सके, आपका मन। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस हर एक इंसान के लाइफ का पार्ट है, उसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो थोड़ा स्लो डाउन कर जाइए, टेक अ स्टेप बैक। आप एनालाइज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ कैन यू सॉल्व इट। अगर उस वक्त आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेक अ ब्रेक। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन हेल्प यू अ लॉट। ये हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को, एंजाइटी वाले पेशेंट्स को हम प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं कि एक जगह पे बैठ के वो लंबी लंबी सांसें ले और सांसों पे फोकस करे, जिससे कि आपको महसूस होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है, एंजाइटी लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं। मेडिटेशन एक अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिस से ही आता है। तो आप आपको शुरू करना है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। आप कहीं पे भी फ्री टाइम आपको मिल जाता है तो बस आंख बंद करके बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है आपको कोई पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना है या पर्टिकुलर चैंटिंग करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जस्ट आंख बंद करके बैठ के ध्यान दीजिए अपने सांसों पे। ये भी एक तरीके का मेडिटेशन है, जिससे आपको फोकस, आपका ब्रेन फोकस रहेगा, और ये प्रैक्टिस से आप उसका टाइम बढ़ाते जा सकते हैं और आपका स्ट्रेस इजीली मैनेज हो सकता है। वेंटिंग आउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको एक सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके सामने हम अपने फ्रस्ट्रेशंस निकाल सके। वो यूजुअली ऑफिस कलीग्स होते हैं या फिर हमारे दोस्त होते हैं जिनसे हम बात करते हैं और हमको अच्छा लगता है। जो हमारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं वो निकल जाते हैं हमारे सिस्टम से। और लास्टली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लीव्स आपको मिलते हैं, जो हॉलीडेज आपको मिलते हैं, उनको यूटिलाइज करना। ये नोशन कि मैंने साल भर में एक भी छुट्टी नहीं ली, मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रहा हूँ, ये एक गलत नोशन है। हमको लीव्स इसलिए दिया जाता है ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस बन सके, और उन लीव्स को यूटिलाइज करना आपका हक भी है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। एक सोशल लाइफ मेंटेन करना फ़ायदेमंद रहता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए।
कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे फ्रेंड्स रखते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोग कम फ्रेंड्स प्रेफर करते हैं, इंट्रोवर्टेड रहते हैं, ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते। वो उनका इंडिविजुअल लाइकिंग होता है, लेकिन एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होना फ़ायदेमंद रहता है मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आप उस चीज़ में लैकिंग है तो आप शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे इंटरेक्शन से। किसी पुराने फ्रेंड से बात कर ली थोड़ी देर के लिए फ़ोन पे या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लिया, कोई रिलेटिव से बात कर ली, कनेक्शंस बनाते जाना भले ही वो छोटे क्यों ना हो, कंसिस्टेंटली उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना ज़रूरी रहता है, ताकि एक नेटवर्क आपका बन सके। जब आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, वो सपोर्ट सिस्टम आपकी मदद कर सके। आपको उनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है वो जानना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए कि मैंने उनको मदद किया तो उन्होंने मेरे को मदद नहीं किया जब मैं तकलीफ से गुजर रहा था। सो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो हमको वो सपोर्ट मिल सकता है अच्छे से। लाइक जब भी हम एंग्शियस हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं हमको, तो हम जब उनसे बात करेंगे तो हमको बेहतर फील हो सकता है, एंजाइटी हमारी कम हो सकती है काफ़ी हद तक। फिर हम आएंगे, मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि कब आपको प्रोफेशनल हेल्प, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या काउंसलर हो, थेरेपिस्ट हो या साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो, इनके पास कब जाना चाहिए, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास कब जाना चाहिए, ये आप पहचान पाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वार्निंग साइंस जो कि रेड फ्लैग साइंस मान सकते हैं, वो है अगर आपके रिलेटिव कोई सुसाइडल आइडियाज़ सामने से बता रहे हैं, वो सुसाइड प्लान कर रहे हैं या मरने की बातें कर रहे हैं, मरने की तैयारी कर रहे हैं, लाइक विल बना रहे हैं, या फिर काफ़ी हद तक बोलते रहते हैं कि मुझे मरना है, मैं ऐसे मरूंगा। अगर वो प्लान्स बना रहे हैं, अगर तैयारियां कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। आपको इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए। अगर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तभी भी आपको एक मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी रहता है। फिर आता है अचानक से व्यवहार में बदलाव आना, बिहेवियर चेंज हो जाना, चाहे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो या बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गए हों, लोगों से बात नहीं करने लगे हैं। तो सडन चेंज जो होता है बिहेवियर में, वो भी एक वार्निंग साइन होता है। अनप्रोवोक्ड एग्रेशन, बिना कारण बहुत ज़्यादा उतावले हो जाना, गुस्सा आ जाना, मारपीट पे उतर आना, गाली गलौज करना, ये भी एक वार्निंग साइन है मेंटल इलनेस का। एक बहुत ही सीरियस लेकिन नेग्लेक्टेड पॉइंटर ये है कि पेशेंट खाना खाने से या इवन पानी तक पीने से अगर मना कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली पेशेंट को लेके हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि बीमारी काफ़ी सीवियर हो चुकी है। अगर कोई आपके रिलेटिव होमिसाइडल प्लान्स बना रहे हैं, किसी के तरफ शक लेते हैं और उनको मारने की बातें कर रहे हैं, तो भी आप उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। अगर आपने नोटिस किया कि आपके रिलेटिव जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब या तंबाकू का सेवन करने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, या नई नई चीज़ें जो पहले वो यूज़ नहीं करते थे, लाइक कोई वीड करने लगे या फिर
गांजा स्मोक करने लगे या नई इलीगल ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने लगे, तो आपको इमीडिएटली हेल्प लेना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कुछ कॉमन साइकेट्रिक सिम्टम्स के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, और इन पॉइंट्स को पहचानने से जल्द पहचानने से आपको जल्द से जल्द मदद लेने में मदद ले सकते हैं। पहला है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। जो चीज़ हमको पहले एंजॉय कर पाते थे हम, वो हम अभी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, काम करना है बोल के किए जा रहे हैं, लेकिन उस काम को एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये एक डिप्रेशन का अर्ली साइन है। जल्दी चीज़ें भूल जाना, किसी भी काम पे अटेंशन या फोकस ना रख पाना, कंसंट्रेशन नहीं दे पाना, ये भी साइंस है डिप्रेशन या दूसरे मेंटल इलनेसेस के। नींद अचानक कम हो जाना, भूख लगना कम हो जाना कॉमनली देखा जाता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा नींद लेना या बहुत ज़्यादा खाने लगना, ये भी मेंटल इलनेस के साइन हो सकते हैं। बेचैनी अचानक से बढ़ जाना, थोड़े थोड़े टाइम के लिए हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाना, जब पसीना आने लगता है, हाथों में थरथर मच जाती है, दिमाग में ऐसे सोच आते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे सोच आना, पैनिक सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, वो भी मेंटल इलनेस के साइंस हो सकते हैं। तरह तरह की बॉडी में पेन्स होना, अलग अलग जगह बॉडी के अलग अलग जगहों पे पेन होना, दर्द करना भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। अगर आपने देखा है कि कोई इंसान अचानक से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं लोग, चाहे वो वर्क काम के जगह पे हो या घर पे हो या नेबर्स के साथ हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको नज़र देना चाहिए कि कहीं कोई बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो रही है। डिक्लाइन इन जॉब या एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल परफॉर्मेंस बच्चों में कम होता जाना या फिर काम ढंग से नहीं कर पाना भी एक अर्ली साइन होता है। जैसे हमने बताया कि अचानक से कम बात करना या विड्रॉन रहना एक साइन हो सकता है, उसका ऑपोजिट कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, हाईली एक्टिव हो जाना, बहुत स्पीड से बात करना, ज़ोर ज़ोर से बात करना, ये भी मेंटल इलनेस के लक्षण हो सकते हैं। पेशेंट्स अगर खुद से बात करने लगे हो, बिना कारण हंसने लगे हों, रोने लगे हों, या फिर घर के अंदर ही बैठे रहते हो, बाहर जाने से डरने लगे हो, तो भी आपको ये एक वार्निंग साइन जैसा लेना चाहिए। लोगों पे शक लेना या फिर घर के बाहर बिना कारण घूमते रहना, घर नहीं आना, रात रात तक बाहर घूमते रहना, ये भी मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में इनअप्रोप्रिएट, जो सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, जैसे कहीं पे भी कपड़े निकाल देना या कहीं पे भी यूरिन पास कर देना, लोगों पे पत्थर मारना, ये भी हाईली इंडिकेटिव ऑफ मेंटल इलनेस है। और अपना पर्सनल हाइजीन भी नेग्लेक्ट कर जाते हैं बहुत लोग। हमको एक चीज़ याद रखना है इन सारे सिम्टम्स में, एक बॉटम लाइन सिम्टम ये है कि अगर किसी भी कारण से सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट आ रहा है सोशल लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो या वर्क प्लेस हो या स्कूल हो, अगर कोई इम्पेयरमेंट आ रही है तो आपको डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। हमें काफ़ी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनका मैं आंसर्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल होते हैं क्या इनको प्रिवेंट किया जा सकता है? जी ज़रूर, ऑब्वियसली आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने अभी स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ
के लिए कौन से स्ट्रैटेजीज, कौन से हैबिट्स हम अपना सकते हैं, और अभी जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं मानसिक बीमारियों के, वो हमने डिस्कस किए हैं, ताकि ये दिखने पे ही आप जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट के लिए ला सकें। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट टाइम पे मिल सके। फिर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को मेंटल इलनेस हो रखा है या कोई मेंटली अनसाउंड है, अनवेल है। तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स ये है कि आप उनके बिहेवियर को नोटिस कीजिए। अगर उनके बिहेवियर में कोई भी रीसेंट चेंजेस आए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो अगर कुछ नशा कर रहे हैं या नशीले पदार्थ का उपयोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर उनका स्कूल या वर्क का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, या उनका रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कम होते हैं सिचुएशन को लेके, तो आपको थोड़ा डाउट लेना चाहिए कि शायद ये किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। तो उनसे ओपनली डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि डायरेक्टली उन पे ये इल्ज़ाम या एक मेंटल टर्मिनोलॉजी या स्टिग्मा उनके साथ जुड़ने से अच्छा है आप उनसे बात करें कि क्या प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। अगर आप उनके एम्पैथेटिकली सुने तो वो काफ़ी हद तक अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर जाते हैं। व्हाट कॉजेज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या कारण होता है मानसिक बीमारियों का? सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से हो सकता है। हालांकि मेंटल इलनेस ब्रेन के केमिकल्स से जुड़े रहते हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस रहते हैं। सिर्फ वो एक कारण नहीं होता है। उसके अलावा हमारा थॉट प्रोसेस अगर मैल अडाप्टिव है या गलत है, हम किसी भी चीज़ को गलत तरीके से समझ लेते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। एज वेल एज अगर हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, चाहे वो काम हो या फिर आपका घर हो, अगर बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है या स्ट्रेस वाला सिचुएशन है आपके आजू बाजू, तो उससे भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। कैन पीपल गेट ओवर मेंटल इलनेस विदाउट मेडिकेशन? लोग पूछते हैं कि बिना दवा गोली के ये रिकवर हो सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली हम एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कोशिश करते हैं कि कम से कम मेडिकेशन में या ट्रीटमेंट हो सके। जो माइल्ड फॉर्म्स होते हैं इलनेसेस के, वो प्रॉपर काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है बिना मेडिकेशन के। मान लीजिए डिप्रेशन बहुत ही माइल्ड या इनिशियल स्टेज में है, एंजाइटी बहुत माइल्ड है, तो वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो इलनेस मॉडरेट या सिवियर स्टेज तक पहुंच गया है, तो दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकेशंस या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि वो इंसान पहले स्टेबल हो जाए और उसके बाद थेरेपी वगैरह ले सके। तो ये डिसीजन आपको अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो आपके डॉक्टर है या काउंसलर है, उन पे छोड़ना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि वो आपके लिए बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत टाइम दिया मुझे, ये प्लेटफॉर्म दिया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। अभी हम कुछ सवाल ले सकते हैं, क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, हमें क्वेश्चंस पूछा गया है। सो उदय जी ने पूछा है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ?
तो हेल्थ जो होता है वो सिर्फ शरीर का ठीक रहना हेल्थ नहीं कहलाता। WHO का डेफिनेशन ये कहता है कि हेल्थ एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल, मेंटल एंड ऑक्यूपेशनल वेलबींग। तो एक इट इज़ अ होलिस्टिक वेलबींग। मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारे मन से रिलेटेड रहता है। इसका कोई ऑब्जेक्टिवली आपको सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। मान लीजिए मैं डायबिटीज़ से कंपेयर करता हूँ, या फिर डायबिटीज से कंपेयर करता, तो आप जब शुगर लेवल्स जांच करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर लेवल दिखता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ शुगर हाई की तरफ है या डायबिटिक रेंज में है। वो आपको ऑब्जेक्टिव डेटा मिल जाता है। लेकिन मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। उसका पेशेंट को ज़्यादा पता चलता है, पेशेंट को ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं, सामने वाले इंसान को ज़्यादा पता नहीं चलता। इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आर देयर एनी क्योर्स फॉर मेंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? क्योर्स अलग अलग बीमारियों के अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत माइल्ड से लेके बहुत सीवियर तक हो सकते हैं। जो सीवियर वाले प्रॉब्लम्स है उनको अगर सही वक्त पे ट्रीटमेंट मिले, सही रेजीम फॉलो किया जाता है, रेगुलरली मेडिसिन एंड थेरेपी लेते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। उससे होने वाले इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी बहुत हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। जो माइल्ड फॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं अच्छे से, अगर वो प्रॉपर टाइम पे मदद ले लें। जुबैर जी ने पूछा है, कैन स्मोकिंग बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन फॉर मैन? यस, स्मोकिंग हालांकि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसा होता है। टीन एज में बहुत लोग स्मोक करते हैं स्ट्रेस रिलीज के लिए या फिर पीयर प्रेशर में कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको दिखे कि ये स्मोकिंग का जो अमाउंट है या इंटेंस फ्रीक्वेंसी है ये अगर बढ़ रहा है, तो आपको यू शुड बी सस्पिशियस कि इज ही गोइंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेस। क्या वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, वो एक साइन हो सकता है। यस, एंड स्मोकिंग एक्चुअली ट्रीटमेंट को फुल्ली इफेक्टिव होने से भी रोकता है। तो स्मोकिंग अगर कट डाउन कर सके या फिर बेस्ट है अगर छोड़ सके, तो ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द असर करता है एंड फुल इफेक्ट दिखता है। अगर कुछ और क्वेश्चंस हो तो मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे पिंग करें। जो कि और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये लाइव सेशन एंड करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।